मैं अमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 6वां इकाई, जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण। इससे पहले वाले क्लास में हमने जो है एल्युमिनियम जो धातु है, उस एल्युमिनियम धातु से किस प्रकार से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, या एल्युमिनियम के अयस्क से किस प्रकार से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, ये हम क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम इस क्लास में जो है कॉपर के जो अयस्क हैं, उस कॉपर के अयस्क से किस प्रकार से कॉपर को प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कॉपर के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर जो होता है, ये कॉपर का अगर हम संकेत की अगर बात करें, कॉपर के किसकी बात करें, संकेत का, तो संकेत इसका क्या होता है, Cu होता है। इसे तांबा के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो जो परमाणु क्रमांक होता है, ये आपका कितना होता है भाई, हमारा 29 होता है। और अगर हम परमाणु भार की बात करें, है ना, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की बात करें, तो ये आपका 63 पॉइंट क्या होता है, आपका 57 इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है हमारा, 29 होता है। इसके अलावा यदि हम इसका क्या करते हैं, संयोजकता की अगर हम बात कर देते हैं, तो संयोजकता में अगर हम देखें तो संयोजकता जो है ये आपका 1 और 2 संयोजकता शो करता है। और ऑक्सीकरण की बात करें तो जो ऑक्सीकरण होता है, ये 2 प्रकार के ऑक्सीकरण +1 और +2 ऑक्सीडेशन क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अब ये +2 और +1 ऑक्सीडेशन जो है प्रदर्शित करता है। इस वजह से हम देख रहे हैं कॉपर 2 प्रकार का ऑक्सीडेशन शो करता है ना, कॉपर +1 और कॉपर +2। इस वजह से इसका नाम थोड़ा जो है अलग अलग लिया जाता है। जहाँ पर कॉपर जो होता है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, वहाँ पर उसमें सफिक्स के रूप में अस लगाते हैं। और जहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित करता है, वहाँ पर सफिक्स के रूप में हम क्या लगाते हैं, ईक लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर जहाँ पर जो है आयरन जो कॉपर जो है +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, वहाँ पर अस लगते हैं। और जहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 2 होता है तो वो इक जो है हमारा सफिक्स का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जब यौगिक आएगा तो हम उसको आपको बताते चलेंगे। उसके अलावा इसमें और हम देखें तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो कॉपर का चूँकि कितना होता है हमारा 29 होता है, तो उस स्थिति में 2, 8, 8 यहाँ पर 18 देखें तो कितना हो जाता है, 18 18 कितना हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 8, तो कितना हो गया, 8 8 16 और 2 कितना हो गया, 18 हो गया। अब कितना बचा है हमारा, 18 है तो 2 20 और 11 यहाँ पर क्या हुआ है, बचा हुआ है। तो इस तरीक़ा से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। बट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ज़्यादा नहीं, हमको संयोजकता पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, संकेत क्या है ये पता होना चाहिए। तो ये इसका सामान्य क्या है, परिचय है, जो आप क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब हम जो है थोड़ा सा इसका और क्या करते हैं, सामान्य परिचय देखते हैं। जो कॉपर होता है, ये कॉपर आपका जो है डी ब्लॉक का क्या होता है, तत्व होता है। डी ब्लॉक क्या होता है हमारा भाई, जो वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के अंतर्गत आने वाला जो तत्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जब हम पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे थे तो ये सब चीज़ बताए थे भाई। तो जो डी ब्लॉक के तत्व होता है, कहाँ से कहाँ आता है हमारा, वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के अंतर्गत आता है, जिसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और कॉपर जो होता है वो कौन सा ब्लॉक का तत्व है भाई, डी ब्लॉक का तत्व है। और ये कॉपर अगर हम बात करें तो ये आपका 11वें समूह को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मतलब किसके अंतर्गत आता है हमारा, 11वें समूह में इसको रखा गया है, जिसमें आपका कॉपर रखा गया है ना, सिल्वर रखा गया है, सोना रखा गया है। तो ये सब उसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है और वर्ग 11 में इसको क्या किया गया है, रखा गया है। और अभी जैसे पढ़े, इनकी संयोजकता कितना होता है, 1 और 2 संयोजकता ये क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और जिसमें 1 संयोजकता दर्शाता है उसमें सफिक्स के रूप में अस लगाते हैं। और जहाँ पर 2 संयोजकता दिखाता है या 2 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है, वहाँ पर सफिक्स के रूप में हम क्या लगाते हैं, इक लगाते हैं। तो इस तरीक़ा से जो कॉपर होता है उसका क्या करते हैं हम लोग, परिचय कर सकते हैं, परिचय करके बता सकते हैं। तो परिचय में फ़िलहाल इतना ही है और इसमें कुछ नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसके प्राप्ति स्थान की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, प्राप्ति स्थान की बात करते हैं। प्राप्ति स्थान मतलब कॉपर हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, किस रूप में मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राप्ति या प्राप्ति स्थान कहते हैं। तो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर आपका मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों स्थिति में क्या होता है, पाया जाता है।
मुक्त अवस्था में अगर हम बात करें तो कॉपर प्रकृति में मुक्त अवस्था में 0.0001% क्या होता है, भूपर्पटी में क्या होता है, पाया जाता है। उसके अलावा ये कई प्रकार के झील जो होता है, सुपीरियर झील जैसे होता है ना, उसमें है ना पाया जाता है, जो अमेरिका में है सुपीरियर झील हो गया, साइबेरिया का यूराल हो गया पर्वत हो गया, चिली, रूस इत्यादि में भी ये वहाँ के क्या होते हैं, हमारे झील में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉपर होता है, ये कॉपर दोनों प्रकार के क्या करता है, आपका अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था में बहुत कम अवस्था में पाया जाता है, जैसे मैं आपको बताया कि मुक्त अवस्था में कितना होता है, ये 0 पॉइंट कितना होता है हमारा 00% होता है ना। उसके अलावा ये सुपीरियर झील में, साइबेरिया यूराल पर्वत में ये देखने को मिलता है। और ज़्यादातर ये किस अवस्था में पाया जाता है भाई, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था का मतलब क्या होता है, ये किसी अयस्क के रूप में क्या होता है, पाया जाता है। कुछ अयस्कों का यहाँ पर नाम दिया गया है, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, ऑक्साइड के रूप में अगर हम बात करें तो क्यूपराइट या रूबी कॉपर दिया गया है ना, ये इस रूप में क्या होता है, पाया जाता है। कॉपर ग्लांस दिया गया है, जैसे Cu2S से दर्शाते हैं, कॉपर ग्लांस हो गया, ये हमारा क्या होता है Cu2O हो गया। तो इस रूप में क्या होता है, आपको प्रकृति में क्या होता है देखने को मिलता है, या आपको वहाँ पर दिखाई देता है। तो ये मुक्त अवस्था में तो होता ही है, साथ ही आपका क्या होता है, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर संयुक्त अवस्था में और भी दिया गया है, जैसे कॉपर पैराइटीज, और कॉपर पैराइटीज का फार्मूला क्या होता है, CuFeS2 होता है, जो यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है। तो ये कॉपर पैराइटीज का सूत्र का आपका क्या होता है, इस तरीक़ा से यहाँ पर कॉपर पैराइटीज पाया जाता है। तो इसमें कॉपर क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये हमारा क्या होता है, कॉपर पैराइटीज होता है, जिस रूप में कॉपर होता है। उसके अलावा अगर कार्बोनेट में बात करें तो मेलेकाइट होता है भाई। मेलेकाइट का फार्मूला होता है CuCO3 और CuOH2। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड को एक साथ क्या बोलते हैं, मेलेकाइट बोलते हैं। और मेलेकाइट जो होता है वो सूत्र इस रूप में देखने को मिलता है। एक होता है एजियूराइट, जिसका फार्मूला होता है 2CuCO3, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। खाली सामने में कितना लगाए हैं, 2 लगाए हैं, जो एजियूराइट को क्या करता है, शो करता है। तो ये सब क्या होते हैं, कॉपर के क्या होते हैं, अयस्क होते हैं। और ये कॉपर के अयस्क जो होते हैं उस रूप में क्या होते हैं, कॉपर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इस तरीक़ा से हम कॉपर की जो प्राप्ति है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कॉपर का परिचय, कॉपर किस ब्लॉक का तत्व है ना, और उसके अलावा कॉपर किस किस स्थिति में आपको देखने को मिलता है। तो इस स्थिति में मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में क्या होता है, देखने को मिलता है भाई। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा तांबे का क्या करते हैं, निष्कर्षण करते हैं। तांबे का निष्कर्षण मतलब होता है तांबे के अयस्कों से तांबा को क्या करना, अलग से निकालना, अलग से प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका तांबा का निष्कर्षण कहलाता है। और आपके बुक में तांबा के निष्कर्षण से रिलेटेड कई प्रकार के यहाँ पर प्रोसेस दिया गए हैं, विधियाँ बताया गए हैं, जो आपके लिए क्या है, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको पेपर में पूछ सकता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर कॉपर का निष्कर्षण क्या होता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन कर देता है तो आप बता देना कि कॉपर के अयस्कों से कॉपर को क्या करना, प्राप्त करना क्या कहलाता है, आपका कॉपर का निष्कर्षण कहलाता है। जैसे हमारे पास दिया है CuFeS2 दिया है, जिसे हम कॉपर पैराइट कहते हैं। तो यहाँ से किसको प्राप्त करना, कॉपर को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, आपका कॉपर का निष्कर्षण या तांबे का निष्कर्षण कहते हैं भाई। क्योंकि कॉपर को ही हम क्या बोलते हैं, तांबा भी कहते हैं। तो तांबा का निष्कर्षण बोलो चाहे कॉपर का निष्कर्षण बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो चलिए यहाँ पर कॉपर के निष्कर्षण के बहुत सारा विधियाँ दिया गया है, उन विधियों को हम क्या करते जाते हैं, देखते चलते हैं। पहला दिया है हमारा मुक्त कॉपर से, मुक्त कॉपर से। तो मुक्त कॉपर से आप क्या करते हैं, इस प्रकार से क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि ये जो क्या होता है, जो कॉपर होता है वो क्या होता है, अयस्क के रूप में पाया जाता है। और अयस्क क्या हो सकते हैं, आपके चट्टान हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लो ये हमारा क्या है, ज़मीन है ना, या पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉपर के चट्टान क्या होता है, हमारा उपस्थित होता है। तो हम यहाँ से कॉपर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इस जो मिट्टी दी है, ये पृथ्वी है हमारा, ये क्या है, हमारा ज़मीन है। और इस ज़मीन के अंदर में क्या है भाई, हमारा कॉपर का क्या है, यहाँ पर चट्टान है। किसका चट्टान है, हमारा कॉपर का चट्टान है, जिसमें कॉपर क्या होता है, मौजूद है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कॉपर का क्या है, हमारा
चट्टान है जिसमें कॉपर क्या होता है उपस्थित होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपर को प्राप्त करने के लिए उस ज़मीन के जो आसपास का जो क्या होता है क्षेत्र होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, खुदाई कर देते हैं। तो ये चट्टान है, तो आसपास के जो ये क्षेत्र है, इस वाला क्षेत्र को हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। और खुदाई करने के पश्चात इसमें हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट क्या करते हैं, जो विलयन होता है उस विलयन को हम क्या कर देते हैं, इसमें इस प्रकार से डाल देते हैं। खुदाई करने के बाद ना भाई, ये हमारा तो कॉपर का चट्टान हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसके किनारे किनारे को खुदाई करते हैं। और खुदाई करने के पश्चात हम क्या करते हैं, उसको इसमें आपका क्या कर देते हैं, आपका कॉपर सल्फेट के विलयन को डाल देते हैं। अब कॉपर सल्फेट के विलयन को डालने के पश्चात एक शुद्ध कॉपर जो हमारे पास पहले से रहता है, उस शुद्ध कॉपर का हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड जो किसके जैसा बिहेव करता है, हमारा कैथोड जैसा क्या करता है, बिहेव करता है, ये क्या कर देते हैं हम लोग जो है यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारा किसका होता है, कॉपर का होता है, शुद्ध कॉपर का बोल सकते हैं ना, शुद्ध कॉपर का होता है, जो किसके जैसा बिहेव करता है, कैथोड के जैसा बिहेव करता है। वो हम क्या करते हैं, उस चट्टान में जो खुदाई किए हैं, जिसमें हम लोग कॉपर सल्फेट विलयन मिलाए हैं, उसमें जो है नीचे जो है कैथोड जो कॉपर शुद्ध कॉपर का होता है उसको डाल देते हैं। तो उस स्थिति में जो अशुद्ध जो क्या होता है, हमारा जो कॉपर होता है जो इस चट्टान में है, वो किसके जैसा बिहेव करता है, एनोड के जैसा बिहेव करता है। मतलब जो चट्टान जिसमें कॉपर है ना, वो आपका क्या होता है, एनोड के जैसा बिहेव करता है। और एक ऐसा होता है शुद्ध जो इलेक्ट्रोड हम डुबाए हैं कॉपर का, वो कैथोड जैसा बिहेव करता है। अब हम क्या करते हैं, यही सी बात है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस स्थिति में हमारा ये जो क्या होता है, ये जो कॉपर जो कि चट्टान में है, ये चट्टान से क्या होता है आपका इस प्रकार से निकल के क्या करते जाता है, ये कैथोड में क्या होते जाता है, एकत्र होते जाता है। और इस तरीक़ा से फिर इस चट्टान से कॉपर को इस कैथोड पर क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो यही विधि आपका क्या कहलाता है, आपका मुक्त कॉपर है ना, जो चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, वो इसी प्रकार से क्या किया जाता है, आपका कॉपर को प्राप्त किया जाता है। तो हमने कुछ नहीं किया, जहाँ पर कॉपर का चट्टान होता है वहाँ पर हमने क्या किया, एक गड्ढा खोद दिया किनारे किनारे से, और फिर उसमें कॉपर सल्फेट का सलूशन भर के उसमें एक शुद्ध कॉपर का हमने क्या डुबा दिया, कैथोड डुबा दिया, विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो जो चट्टान है जिसमें अशुद्ध कॉपर है, वो निकल करके शुद्ध कॉपर के कैथोड पर क्या हो गया, एकत्र हो गया या एकत्र हो जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, आपका कॉपर का जो है निष्कर्षण किया जाता है। तो ये पहला विधि हो गया। चलिए अब दूसरा विधि क्या दिया है हमारा, तो दूसरा यहाँ पर विधि दिया है ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑक्साइड और कार्बोनेट अयस्क दिया है। जैसे हमारा कॉपर का जो है ऑक्साइड दिया है, अब इस कॉपर के ऑक्साइड से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं। मान लो इसको हीट कर दिए, तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ से आपका Cu मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या हो गया, आपका मुक्त हो गया। तो एक तरीका ये है जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉपर जो है इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। ये तो ऑक्साइड हो गया। अगर हम कार्बोनेट लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बोनेट, तो ये जैसे कॉपर कार्बोनेट दिया है हमारा, कॉपर के क्या दिया है, कार्बोनेट। अगर इसको हम गर्म करते हैं तो ये आपका क्या बना लेता है, आपका यहाँ से कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। और कॉपर ऑक्साइड जो है फिर क्या होता है, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। बाद में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर ऑक्साइड को गर्म कर देते हैं और कॉपर हम क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, कॉपर प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से कॉपर और कॉपर के ऑक्साइड से हम क्या कर सकते हैं, कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उतना खास विधि नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपका कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो विधि हो गया, एक मुक्त कॉपर से और दूसरा होता है हमारा ये ऑक्साइड और कार्बोनेट से। पहले कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ऑक्साइड बनता है, और बाद में ऑक्साइड से हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, आपका जो है गर्म करके या किसी अन्य के साथ उसको क्रिया करा करके हम क्या कर लेते हैं, कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। ये तो हो गया दो विधि जो सिंपल है। हमको क्या देखना है, जो बढ़िया वाला विधि है वो है हमारा पायराइट अयस्क से। किससे देखना है हमको, पायराइट अयस्क से। और पायराइट अयस्क क्या होता है भाई, तो पायराइट का फार्मूला होता है CuFeS2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायराइट अयस्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई, पायराइट अयस्क कहते हैं। और ये जो पायराइट अयस्क होता है, अगर हम इसकी बात करें तो पायराइट अयस्क से हम जो कॉपर है उसको ऐसा नहीं कि कॉपर पायराइट लिए और उससे कॉपर को प्राप्त कर लिए, ऐसा नहीं है।
कॉपर पैराइट से जो अयस्क प्राप्त करते हैं, मतलब कॉपर पैराइट के जो अयस्क होते हैं उससे जो कॉपर प्राप्त करने का जो विधि होता है या वहाँ से कॉपर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो कई पदों में क्या होता है, पूर्ण होता है। तो उन पदों को हमको क्या करते जाना है, आगे पढ़ते जाना है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो कॉपर पैराइट होता है, जिसका फार्मूला यहाँ पर मैं लिखा हूँ, यहाँ से कॉपर को जो क्या करते हैं हम लोग, जो प्राप्त करते हैं, कॉपर को प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है वो कई पदों में क्या होता है, आपका पूर्ण होता है। कई पदों में क्या होता है भाई, ये पूर्ण होता है। तो उन पदों को हमको क्या करते जाना है, आगे 1 बाय 1 करके पढ़ते जाना है। और जहाँ से आपको क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन वहीं से निकाल के क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं, कौन सा है। तो यहाँ पर दिया गया है, किस प्रकार से दिया गया है उसको हमको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। किस प्रकार से है, कैसा है, उसको हमको क्या करते जाना है, देखते जाना है और पढ़ाई करते जाना है। तो आगे हमको उसको क्या करना है भाई, देखना है। पहला इसमें जो है, इसके बाद अगर हम देखें तो पहला इसमें अगर हम बात करें तो वो है आपका अयस्कों का सांद्रण। क्या होता है हमारा, अयस्कों का जो क्या है, सांद्रण है, वो आपका यहाँ पर पहला क्या दिया गया है, दिया गया है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख देते हैं, अयस्कों का क्या देखते हैं, सांद्रण। तो अयस्कों का सांद्रण का मतलब ये होता है, अब हमको कॉपर के पैराइड जो है वो क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। तो उस कॉपर के जो क्या होता है, आपका जो पैराइड होता है, उस कॉपर के पैराइड से जो अयस्कों का जो क्या होता है, आपका जो सांद्रण होता है, वो सांद्रण किस प्रकार से किया जाता है, तो वो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो कॉपर के अयस्कों का जो है सांद्रण या अयस्कों का सांद्रण यहाँ पर हमको करना है। किसके अयस्कों का भाई, हमारा कॉपर के जो अयस्क हैं उनका सांद्रण करते हैं। तो इस कॉपर के अयस्कों का सांद्रण करने के लिए हम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं, झाग उत्प्लावन विधि, छाक उत्प्लवन विधि, छाक उत्प्लवन, उत्प्लवन है ना, झाग उत्प्लावन विधि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका अयस्कों के सांद्रण के लिए झाग उत्प्लवन विधि का क्या करते हैं, हम लोग उपयोग करते हैं। झाग उत्प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है, प्लवन विधि का उपयोग करते हैं। झाग उत्प्लवन नहीं, झाग प्लवन कर देते हैं इसको। तो ये आप पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं। तो झाग क्या होता है, प्लवन जो क्या होता है, हमारा विधि होता है। इस विधि का हम क्या करते हैं, पैराइड अयस्क का जो सांद्रण है उसके लिए करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है, जो पैराइड अयस्क होता है, उस पैराइड अयस्क को हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका क्या करते हैं, बारीक क्या कर लेते हैं, इसको पीस लेते हैं भाई। बारीक क्या करते हैं, इसको पीस लेते हैं। और बारीक पीसने के पश्चात, किसको बारीक पीसने के पश्चात, कॉपर पैराइड को मशीनों के माध्यम से या जिनके भी माध्यम से, क्रशर बोल सकते हैं, स्टाम्प मिल्स बोल सकते हैं, इनके द्वारा बारीक पीसते हैं। और बारीक पीसने के पश्चात इसको हम लोग क्या करते हैं, एक पात्र जिसमें क्या रहता है, हमारा पानी रहता है, H2O रहता है, और साथ में इसमें चीड़ का तेल है ना, चीड़ का क्या होता है, हमारा तेल, या यूटेलिप्टस का तेल जो होता है, ऐसा दोनों को मिश्रण होता है। उसमें हम बारीक जो क्या होता है, आपका ये जो कॉपर पैराइड होता है, उस कॉपर पैराइड को हम क्या कर देते हैं, उस तेल युक्त या चीड़ के तेल युक्त जो क्या होता है, हमारा जो पानी होता है, उसमें हम क्या कर देते हैं, जो कॉपर पैराइड का जो बारीक मिश्रण होता है उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर मिला देते हैं। और बारीक मिश्रण को मिलाने के पश्चात हम क्या करते हैं, इस पर एक पाइप के द्वारा हम क्या करते हैं, इस पर हवा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, है ना। तीव्र वायु क्या करते हैं भाई, प्रवाहित करते हैं। तो मैं क्या लिख दे यहाँ पर, तीव्र वायु क्या करते हैं, यहाँ पर प्रवाहित करते हैं। तीव्र वायु प्रवाहित करने से क्या होता है, आपका यहाँ पर क्या होता है, तीव्र वायु जब हम प्रवाहित करते हैं तो इस प्रकार से हवा के माध्यम से क्या बनता है, इसमें झाग बनता है। और झाग बनने के बाद जो हमारा क्या होता है, जो शुद्ध अयस्क होता है ना, वो क्या करता है, झाग के साथ क्या हो जाता है, ऊपर जो तली होता है उस तली पर क्या करता रहता है, तैरता रहता है। और जो अशुद्धियाँ होता है वो क्या हो जाता है, आपका पानी के साथ क्या हो जाता है, आपका नीचे बैठ जाता है। और इस तरीक़ा से झाग जिसमें क्या होता है, आपका कॉपर जो रहता है, जो आगे चल कर के आपको शुद्ध कॉपर देता है, ये झाग के साथ रहता है। और उसको क्या कर लिया जाता है, अलग से निकाल दिया जाता है। और फिर उसको आगे प्रोसेस के लिए क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। यही आपका क्या कहलाता है भाई,
अयस्क का क्या कहलाता है, सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण कहते हैं या अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। तो आपको ये अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कॉपर अयस्क का सांद्रण जो है किस प्रकार से करते हैं, तो आप बताना भाई कि कॉपर अयस्कों का जो सांद्रण होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, झाग उत्प्लवन जो विधि है, झाग प्लवन जो विधि है, उस प्लवन विधि का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉपर जो पैराइड होता है उस कॉपर पैराइड के जो अयस्क होता है उसको बारीक पीस करके उसको तेल और चीड़ युक्त जो क्या होता है, तेल का जो मिक्सचर होता है, पानी और जो तेल के चीड़ का जो तेल होता है, इसका जो क्या होता है, हमारा मिश्रण जो होता है, जो एक पात्र में रखा होता है, उस पात्र के में क्या करते हैं, उसको मिला देते हैं और एक नली के माध्यम से उसमें हम तीव्र वायु क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तीव्र वायु प्रवाहित करने से क्या होता है, पानी और हमारा पीसा हुआ जो क्या होता है कॉपर पैराइड होता है वो आपस में क्या करता है, घूमने लगता है और इस प्रकार से हवा डालने से उसमें झाग बनता है। और झाग के साथ जो शुद्ध हमारा कॉपर होता है बोल सकते हैं, या शुद्ध कॉपर के जो अयस्क होते हैं वो झाग के साथ क्या हो जाता है, ऊपर आपका जो है तैरता रहता है और उस अयस्क में जितना भी अशुद्धियाँ होता है वो नीचे तली पर क्या हो जाता है, आपका बैठ जाता है और इस प्रकार से झाग को फिर क्या कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसी में वो अयस्क रहता है जिनमें, है ना, या जिनसे अयस्क प्राप्त किया जाता है, जिनको अलग से पृथक कर लिया जाता है। और इस तरीक़ा से हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो क्या होता है अयस्क होता है, उस अयस्कों में से कुछ अशुद्धियाँ यहाँ से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो ये हो गया आपका अयस्कों का सांद्रण। अब ये तो हो गया अयस्कों का सांद्रण। और कौन सा विधि होता है हमारा, झाग उत्प्लावन विधि। अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब चीज़ आपको क्या करना है, लिखना है थ्योरी में। मैं अभी इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम इसको पहले क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं। तो यहाँ पर इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ। और अगर आता है तो खाली आपको चित्र बना के नहीं छोड़ना है, बल्कि इस चित्र को आपको क्या करना है, डील भी करना है। तो ये हो गया अयस्कों का सांद्रण। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे दूसरा नंबर है वो है हमारा भर्जन। दूसरा नंबर हमारा क्या है भाई, भर्जन देखते हैं। क्या देखते हैं, भर्जन। तो दूसरा नंबर का हमारा भर्जन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो भर्जन क्या है इसको हम लोग देखना है। वैसे भर्जन आप क्या कर चुके हो, पढ़ चुके हो। भर्जन और निस्थापन पढ़े हो इससे पहले भाई, है ना। भर्जन क्या होता है, ये वायु की उपस्थिति में होता है, जबकि जो निस्थापन होता है वो वायु के अनुपस्थिति में क्या होता है, पाया जाता है। तो भर्जन में हम क्या करते हैं, भर्जन जो होता है वो एक भट्ठी है जिसमें इसको किया जाता है और उस भट्ठी का नाम है परावर्तनी भट्ठी। कौन सा भट्ठी भाई, परावर्तनी भट्ठी ये जो होता है। तो आप तो पहला इसमें लिख सकते हैं कि जो आपका कॉपर पैराइड जो है उसका जो क्या बोलते हैं, आगे जो भर्जन की क्रिया है या सांद्रित जो अयस्क है, अभी हम लोग क्या किए हैं भाई, सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क अभी सांद्रण किए हैं ना। तो सांद्रित अयस्क का जो है भर्जन, सांद्रित अयस्क का भर्जन किस में किया जाता है, परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अयस्क का भर्जन परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। किस में किया जाता है भाई, परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। तो लिख सकते हैं सांद्रित अयस्क का भर्जन परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। ये भट्ठी क्या होता है, 3 भागों में क्या होता है, बटा होता है। यह भट्ठी 3 भागों में विभाजित होता है या रहता है। तो ये भट्ठी कितने भागों में भाई, 3 भागों में विभाजित रहता है। एक भाग जहाँ ईंधन होता है, एक भाग जहाँ चिमनी होता है या फ्लू होता है, और एक भाग जहाँ पर क्या रखा रहता है, हमारा जो सांद्रित अयस्क को रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि ये जो भट्ठी होता है वो 3 भागों में विभाजित रहता है। एक भाग जहाँ, है ना, ईंधन को जलाया जाता है, ईंधन को जलाकर ऊष्मा प्राप्त किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो एक भाग जहाँ ईंधन को जलाकर ऊष्मा प्राप्त किया जाता है,
ऊष्मा प्राप्त किया जाता है ना। तथा दूसरा भाग जहाँ सांद्रित अयस्क रखा होता है, सांद्रित अयस्क रखा होता है। और तीसरा भाग जहाँ से व्यर्थ गैस बाहर निकलता है। तो ये 3 भाग होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, भर्जन जो होता है क्या है, तो सांद्रित अयस्क जो मिला है उसका भर्जन परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। यह भट्ठी 3 भागों का बना होता है। एक भाग जहाँ पर क्या किया जाता है, आपका ईंधन रखा होता है, जहाँ पर क्या किया जाता है, ऊष्मा प्राप्त किया जाता है। एक भाग जहाँ पर क्या किया जाता है, हमारा जो सांद्रित अयस्क होता है उनको क्या किया जाता है, रखा जाता है। और एक थर्ड भाग जहाँ से व्यर्थ गैस क्या होता है, प्राप्त होता है। अब ईंधन को क्या किया जाता है, जलाया जाता है ना। अब ईंधन को जलाने पर ऊष्मा निकलता है जो है ना, ऊष्मा निकलता है जो सांद्रित अयस्क के ऊपर से गुजरता है, जिसके कारण सांद्रित अयस्क गर्म हो जाता है और उसमें से है ना, जो उड़ने वाली अशुद्धियाँ हैं, उसमें से उड़ने वाली अशुद्धियाँ उड़ने वाली अशुद्धियाँ व्यर्थ गैस के रूप में बाहर निकल जाता है ना, बाहर निकल जाता है, या फ्लू द्वारा बाहर निकल दिया जाता है के रूप में फ्लू द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, निकल जाता है के रूप में फ्लू द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है भर्जन से, तो आप बोल सकते हैं कि जो भर्जन की प्रक्रिया है, जो सांद्रित अयस्क हमको मिला है, उस सांद्रित अयस्क का भर्जन जो होता है वो एक भट्ठी, जिसका नाम क्या होता है, हमारा परावर्तनी भट्ठी होता है, उसमें किया जाता है। ये जो भट्ठी होता है वो 3 भाग में क्या होता है, विभाजित होता है। एक भाग जहाँ पर ईंधन को जला करके ऊष्मा प्राप्त किया जाता है, एक भाग जहाँ पर क्या होता है, आपका सांद्रित अयस्क को रखा होता है, और ये ईंधन और सांद्रित अयस्क एक दूसरे को जो है संपर्क नहीं करता है। और एक भाग जिसको फ्लू बोलते हैं, जहाँ से व्यर्थ गैस क्या होता है, बाहर निकलता है। अब क्या किया जाता है, जो ईंधन होता है उस ईंधन को पहले क्या किया जाता है, जलाया जाता है। तो जलाने से क्या निकलता है भाई, ऊष्मा निकलता है। और इसका बनावट ऐसा होता है कि ये जो ऊष्मा होता है, जहाँ पर क्या रखा होता है, सांद्रित अयस्क को रखा होता है, उसके ऊपर से होकर के गुजरता है, लेकिन सांद्रित अयस्क को टच नहीं करता है। यहाँ पर इस प्रकार से जब गुजरता है तो यहाँ पर रखा हुआ जो क्या होता है, आपका जो अयस्क होता है, ये अयस्क क्या करता है, आपका गर्म हो जाता है। और गर्म होने के कारण उस अयस्क में जो उड़ने वाली जो अशुद्धियाँ हैं वो क्या होता है,
आपका यहाँ से गर्म होकर उड़ने लगता है और फिर उसको फ्लू के द्वारा वो गैस क्या हो जाता है, वहाँ से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। और ये जो भर्जन होता है उस प्रक्रिया में कुछ क्या होता है, आपका परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये जो परावर्तनी भट्टी होता है उसमें निम्नलिखित रासायनिक परिवर्तन होता है और ये परिवर्तन आपके बुक में क्या किया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। जैसे दिया है गंधक जो होता है, ये अंधक नहीं है, गंधक जो होता है, गंधक सल्फर को कहा जाता है। तो सल्फर के बहुत सारी जो मात्रा होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है, भर्जन करने से बाहर निकल जाता है। उसके अलावा आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, है ना, कुछ वाष्पशील ऑक्साइड हो गया, वो भी क्या हो जाता है, भर्जन से क्या हो जाता है, अश्कों से बाहर निकल जाता है। उसके अलावा कॉपर पैराइटिट जो होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है भाई, हमारा क्यूप्रस सल्फाइड में परिवर्तित हो जाता है, मतलब Cu2S में परिवर्तित हो जाता है। और कुछ जो भाग होता है वो कुछ भाग क्या हो जाता है, आपका आयरन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है बाद में, है ना। जो है और देखें तो क्यूप्रस सल्फाइड की थोड़ी मात्रा कॉपर सल्फेट में बदल जाता है और क्यूप्रस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम भर्जन करते हैं तो कुछ प्रक्रिया यहाँ पर क्या होता है, आपको देखने को मिलता है। जैसे सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब ऑक्साइड बन के बाहर निकल जाता है, कॉपर पैराइट क्यूप्रस सल्फाइड बना लेता है। तो ये सारे प्रक्रिया किस में देखने को मिलता है, आपको भर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है, देखने को मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पर कुछ रासायनिक प्रक्रिया भी आपको देखने को मिलता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण के रूप में क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा भाई, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में क्या होता है, कॉपर जो पैराइड होता है, अब कॉपर पैराइड का फार्मूला क्या होता है हमारा, CuFe और क्या होता है H2। जब इसको भर्जन करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होना जरूरी है भाई भर्जन की क्रिया में। तो ये आपस में क्रिया करते हैं तो इसमें कुछ कुछ चीज़ बनता है। एक बनता है हमारा Cu2S का, है ना, क्यूपराइड बोल सकते हैं, कॉपर सल्फाइड बोल सकते हैं। साथ में क्या बनता है हमारा FeS, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन सल्फाइड। और साथ में आपका बनता है SO2, 2SO2, क्योंकि सल्फ़र यहाँ पर कितने बार है हमारा भाई, यहाँ पर सल्फ़र तो 2 बार निकल गया है। तो उस स्थिति में इसका मात्रा हम लोग 2 लिखते हैं, तो 2 निकल गया है तो 2SO2 ये हमको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर आयरन को भी थोड़ा सा बैलेंस करने की क्या है हमारा ज़रूरत है। तो जो बैलेंस करने की ज़रूरत है उसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका SO2। अब देखो बैलेंस करके देखो, जो जो बैलेंस होने लायक है उसको हम क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, क्योंकि कॉपर 2 हो गया। आयरन के सामने भी क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं, तो ये 2 हो गया, ठीक है। तो 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो 2 2 ने कितना हो गया, 4। तो ये आपका बन गया भाई। देखो कॉपर 2 है, कॉपर 2 है, आयरन 2 है, आयरन 2 है, सल्फर 2 2 ने 4, तो 2 3 और 1 4 और ऑक्सीजन। तो इस तरीक़ा से भर्जन में क्या होता है, जो कॉपर पैराइड होता है, कॉपर क्या होता है हमारा जो पैराइट जो होता है, ये पैराइट क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है आपका, किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, तो ये क्यूप्रस सल्फाइड, आयरन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या हो गया हमारा कॉपर पैराइट, कॉपर पैराइट। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, भर्जन करवाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो आपको क्या प्राप्त होता है, Cu2S, साथ में क्या प्राप्त होता है, FeS, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब ये दोनों क्या होता है, काफ़ी रिएक्टिव होता है। कौन कौन, Cu2S जो होता है ये पुनः ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया कर लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसमें आते रहता है, और क्रिया करके ये क्या बनाता है आपका Cu2O, यहाँ से क्या बनाता है हमारा भाई, Cu2O बना लेता है, ठीक है। तो इसको हम आगे क्या कर सकते हैं यहाँ पर पुनः, तो वो जो निकला है वो कम नहीं होता है, ये पहला समीकरण हो गया। अब निकला क्या है, Cu2S निकला है, ये ऑक्सीजन तो उसमें आ ही रहा है, उसके साथ क्रिया करके ये Cu2O कॉपर के ऑक्साइड बनाता है, और साथ में हमारा SO2 फिर से क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। बैलेंस करने के लिए अब इसको देखते हैं, तो ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 लगा देते हैं। तो उस स्थिति में 3 लगाते हैं तो यहाँ पर सल्फ़र को बिगाड़ना पड़ता है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, 3 दूनी 6 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 करें
तो यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर भी 2 कर देते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 सल्फ़र हो गया। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड पुनः क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आयरन सल्फाइड होता है वो भी क्या करता है भाई, क्रिया करता है। तो Fe क्या हो जाता है हमारा, S हो जाता है। और ये जो FeS होता है, Fe क्या होता है हमारा जो S होता है, ये भी ऑक्सीजन के साथ अगर क्रिया करता है तो उस स्थिति में ये FeO और साथ में SO2 ये भी बना लेता है, क्योंकि ये दोनों क्रिया करते हैं। तो उस स्थिति में आपका ऑक्सीजन तो ठीक ठाक है, बट फिर भी आपको बैलेंस करने की क्या होता है, आपका ज़रूरत होता है। तो यहाँ पर 3 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर भी 2 रखते हैं और यहाँ पर 2 रख देते हैं। तो इतना जो प्रक्रिया होता है वो किस में देखने को मिलता है, आपका भर्जन की प्रक्रिया में देखने को मिलता है। और आगे ये जो हमारा क्या होता है, जो कॉपर के ऑक्साइड होता है और जो कॉपर के सल्फाइड होता है वो आगे प्रोसेस में होता है। तो इस तरीक़ा से भर्जन को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। क्वेश्चन अलग से आता है कि कॉपर का जो भर्जन होता है, कॉपर की भर्जन की प्रक्रिया को आप क्या कीजिए, समझाइए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आप बोल सकते हैं कॉपर का जो सांद्रित अयस्क होता है, उस कॉपर के सांद्रित अयस्क का जो भर्जन होता है वो एक भट्ठी जिसका नाम क्या होता है, परावर्तनी भट्ठी होता है, उसमें क्या किया जाता है, कराया जाता है। ये जो भट्ठी होता है वो 3 भागों का बना होता है। 3 भागों में क्या होता है, डिवाइड रहता है। एक भाग जहाँ ईंधन रहता है, एक भाग जहाँ से व्यर्थ गैस निकलता है, और एक भाग जहाँ क्या होता है, आपका सांद्रित अयस्क को रखा जाता है। किसको रखा जाता है, सांद्रित अयस्क को। अब हम क्या करते हैं, जो भी ईंधन होता है उसको जलाते हैं, वहाँ से जो ऊष्मा उत्पन्न होता है वो सांद्रित अयस्क के ऊपर से होकर के जाता है, जिससे सांद्रित अयस्क में उपस्थित जितने भी अशुद्धियाँ होता है, उड़ने वाले अशुद्धियाँ, वो सब उड़ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रक्रिया इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। यही आपका क्या कहलाता है भाई, भर्जन कहलाता है। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा पॉइंट होता है प्रगलन। ये भी आपका क्वेश्चन अलग से क्या किया जाता है, आपको पूछा जाता है। भाई आप सुनते रहेंगे, थ्योरी आप लिख सकते हैं। पहली चीज़ ये है प्रगलन क्या है। तो प्रगलन देखें तो जो भी भर्जित अयस्क है उसका प्रगलन एक भट्ठी जिसका नाम है वात्या भट्ठी, इसका नाम क्या है हमारा, वात्या भट्ठी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई, वात्या भट्ठी में कराया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिलहाल तो इसमें लिख सकते हैं कि भर्जित अयस्क का प्रगलन है ना, वात्या भट्ठी में किया जाता है। किसमें किया जाता है भाई, हमारा वात्या भट्ठी में किया जाता है। तो ये आपको दिख रहा है वो कौन सा भट्ठी है भाई, हमारा वात्या भट्ठी है। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिख सकते हैं कि आपका जो भर्जित अयस्क है, भर्जन से जो प्राप्त अयस्क है, उसका प्रगलन किस में कराया जाता है, आपका वात्या भट्ठी में कराया जाता है। ये जो वात्या भट्ठी होता है वो इस्पात का बना है ना, एक क्या होता है हमारा, बोल सकते हैं एक उपकरण होता है। तो यहाँ पर क्या लिखे, भर्जित अयस्क का प्रगलन वात्या भट्ठी में किया जाता है। वात्या भट्ठी इस्पात का बना एक क्या होता है, हमारा भट्ठी होता है। तो वात्या भट्ठी में किया जाता है, यह इस्पात का बना होता है, इस्पात का बना होता है, इस्पात का बना होता है, जिसके निचली सतह पर है ना या भीतरी सतह पर अग्नि संयत क्या होता है, पाया जाता है। तो भर्जित अयस्क का प्रगलन वात्या भट्ठी में किया जाता है। यह इस्पात का बना होता है ना, जिसके भीतरी सतह पर है ना, या जो अग्निशामक ईंटों से बना होता है, या जिसके भीतरी सतह पर अग्निशम ईंट लगा होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जिसके भीतरी सतह पर अग्निशह ईंट लगा होता है, अग्निशह ईंट क्या होता है, लगा होता है। तो थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा भाई। तो प्रगलन क्या होता है, तो भर्जित जो अयस्क होता है उस भर्जित अयस्क का प्रगलन वात्या भट्ठी में कराया जाता है। यह इस्पात का बना एक क्या होता है, भट्ठी होता है, और जिसके अंदर जो अग्निशय ईंटों से क्या होता है, बना होता है ना।
जो अग्निशय ईंटों से क्या होता है बना होता है, या जिसके भीतर अग्निशय ईंट क्या होता है लगा होता है। ये लगभग 100 फीट क्या होता है लंबा होता है और 15 से आपका 28 फीट व्यास वाला होता है। तो लिख सकते हैं यह भट्ठी है ना 100 फीट, कितना फीट भाई हमारा 100 फीट क्या होता है लंबा होता है, 100 फीट क्या होता है लंबा होता है। तथा यहाँ पर बोल सकते हैं आपका जो है 18 से जो 28 क्या होता है फीट आपका या सेंटीमीटर, या 18 से 28 सेंटीमीटर क्या होता है व्यास होता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। तो क्या होता है हमारा भाई, तो भर्जित अयस्क का प्रज्वलन वात्य भट्ठी में किया जाता है। यह इस्पात का बना होता है जो अग्निशय ईंटों से क्या होता है निर्मित होता है। यह भट्ठी 100 फीट क्या होता है लंबा और आपका 10 से 15 से कितना फीट हमारा 28 फीट, 15 से कितना 28 फीट व्यास का होता है, फीट व्यास का होता है। कितना व्यास का होता है हमारा 15 से 28 फीट व्यास का होता है। ये जो भट्ठी होता है उसका जो भाग होता है वो 3 भागों में क्या होता है डिवाइड होता है। यह भट्ठी या इस भट्ठी के ऊपरी सतह पर है ना एक क्या होता है चार्जर होता है। इस भट्ठी के ऊपरी सतह पर क्या होता है हमारा ये चार्जर होता है ना, जहाँ से क्या किया जाता है सांद्रित अयस्क को क्या किया जाता है मिलाया जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग इस भट्ठी के ऊपरी सतह पर है ना चार्ज होता है जहाँ से सांद्रित अयस्क को क्या किया जाता है आपका भट्ठी के अंदर प्रवेश कराया जाता है। सांद्रित अयस्क को भट्ठी के अंदर प्रवेश कराया जाता है तथा ऊपरी सतह पर भट्ठी के ऊपरी सतह पर व्यर्थ गैस निकलने का द्वार भी होता है। तो व्यर्थ निकलने का या व्यर्थ गैस निकलने का क्या होता है हमारा द्वार भी होता है। पूरा भट्ठी 3 भागों में बटा होता है ना। पूरा भट्ठी 3 भागों में बटा होता है। भट्ठी का सबसे ऊपरी भाग का ताप 200 डिग्री सेल्सियस है ना, 200 डिग्री सेल्सियस। बीच का ताप 600 डिग्री से 1000 डिग्री तक तथा सबसे निचली भाग का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हो गया आपका भट्ठी के बारे में कहानी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं क्रियाविधि देखते हैं। क्या देखते हैं भाई हम लोग क्रियाविधि में क्या होता है हमारा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ये इसके क्रियाविधि निम्न प्रकार से हम क्या करते हैं दर्शाते हैं। और क्रियाविधि को यहाँ पर कुछ पॉइंटों में क्या किया गया है बांट के क्या किया गया है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है भाई, तो पहला जो है क्रियाविधि देखें इसका आपका पर जो है वात्य भट्ठी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ये जो हमारा क्या होता है जो चार्जर होता है ना, जहाँ से जो भर्जित अयस्क है उसको क्या किया जाता है गिराया जाता है। तो हम क्या करते हैं जो भी भर्जित अयस्क है उसमें कोयला मिला देते हैं, कोक मिला देते हैं, उसके अलावा रेत मिला देते हैं। और रेत मिलाने के पश्चात क्या करते हैं हम लोग जो है
आपका जो भी अयस्क होता है, भर्जित अयस्क, उसको हम भट्ठी में क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं, जिससे आपका निम्न प्रकार की प्रक्रिया क्या होती है। तो पहला बात क्या कर सकते हैं, भर्जित अयस्क में कोक तथा रेत मिलाकर भट्ठी के ऊपरी सतह में प्रवेश कराते हैं, या भर्जित अयस्क में कोक तथा रेत मिलाकर भट्ठी की ऊपरी सतह से भट्ठी के ऊपरी सतह से अयस्क को है ना, भट्ठी के अंदर डालते हैं, भट्ठी के अंदर प्रवेश कराते हैं, ठीक है। अब जैसे हम भट्ठी के अंदर क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं, वहाँ पर क्या होता है, आपका प्रक्रिया आपको यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। दोनों क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, आपके क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद वो क्या करते हैं, आपका यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो किस प्रकार से होता है यहाँ पर प्रक्रिया, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा जो भर्जित अयस्क होता है, उस भर्जित अयस्क में क्या क्या होता है भाई, तो भर्जित अयस्क में रहता है Cu2O, और साथ में क्या रहता है आपका FeS। ये दोनों आपस में क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करने के पश्चात क्या क्या बनता है भाई हमारा, ये बनता है Cu2S बनाता है, और साथ में क्या बनाता है आपका CuO बनाता है। दूसरा हमारा जो क्या होता है, जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट में क्या करता है, हमारा जो FeO होता है, वो उसमें जो रेत किए हैं उसके साथ क्रिया करके धातु मल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो आप चाहेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि FeO है ना, रेत के साथ क्रिया कर धातु मल बनाते हैं, क्या मल बनाते हैं, धातु। तो यहाँ से आपका क्या निकला है, जो आयरन ऑक्साइड निकला हुआ है, ये आयरन ऑक्साइड क्या करता है आपका, हम जो रेत प्रवेश कराए हैं उस रेत के साथ क्या करता है, ये क्रिया करता है। रेत का फार्मूला क्या होता है, SO2, और क्रिया करके आपका क्या बना लेता है, Fe और SiO3, जो कि क्या होता है आपका धातु मल होता है ना, धातु मल होता है। क्या होता है हमारा, धातु मल होता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, धातु मल होता है। अब ये जो धातु मल होता है वो तो रहता ही है, साथ ही साथ क्या होता है आपका तीसरा पॉइंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा निचला जो द्वार होता है, वहाँ से क्या कर दिया जाता है आपका, ये जो मोल्टेन मेटल होता है, जिसे हम मैट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, मैट क्या कर लेते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जो धातु मल होता है, ये धातु मल क्या होता है, भट्ठी की जो क्या होता है सबसे निचली स्तर होता है, उस पर धातु मल क्या होता है भाई आपका ऊपरी सतह पर क्या होता है आपका यहाँ पर देखने को मिलता है, और नीचे क्या होता है आपको मैट जो देखने को क्या होता है आपको प्राप्त होता है। तो यहाँ से क्या कर दिया जाता है, जो मैट होता है उसको क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो तीसरा पॉइंट हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं तीसरा पॉइंट कि भट्ठी के सबसे निचली सतह से भट्ठी के, इसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग लिखते हैं, थर्ड पॉइंट, इसके बाद धातु मल को पृथक कर लिया जाता है, पृथक करके हटा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है भाई, हटा दिया जाता है। तथा मैट, और मैट क्या होता है भाई हमारा Cu2S, और साथ में क्या होता है आयरन सल्फाइड होता है, को क्या कर लिया जाता है, को भट्ठी के निचली सतह से
प्राप्त कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, मैट जो है यहाँ से मोल्टेन मेटल प्राप्त हो जाता है, मैट प्राप्त कर लिया जाता है। और ये मैट क्या होता है भाई, कभी कभी क्वेश्चन आता है मैट क्या होता है, तो क्यूप्रस सल्फाइड और आयरन सल्फाइड का जो मिक्सचर होता है वही क्या कहलाता है, मेट कहलाता है, जो हमें प्रगलन से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो अलग से क्वेश्चन यहाँ से आपको क्या कर सकता है, इसको पूछ सकता है। और ये पूरा प्रगलन को ही अलग से क्वेश्चन पूछता है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, चित्र बनाना पड़ता है, कुछ थ्योरी लिखना पड़ता है और समीकरण तो लिखना ही लिखना होता है। जैसे यहाँ पर कितना समीकरण दिख रहा है आपको, 2 समीकरण दिख रहा है। ये आपको बहुत ही आवश्यक है कि इसको लिखना आपको क्या है, ज़रूरी है, और थ्योरी अपने मन से आपको लिखना है। तो ये आपका हो गया आपका प्रगलन। तो क्वेश्चन आगे मान लो कि कॉपर की प्रगलन की प्रक्रिया को आपको क्या करना है, सचित्र समझाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सुंदर सा चित्र बनाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये चित्र आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये चित्र बनाने के पश्चात आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको बताना पड़ेगा कि जो भी क्या होता है हमारा जो भर्जित अयस्क होता है, उस भर्जित अयस्क का जो क्या होता है आपका जो प्रगलन होता है, वह एक भट्ठी जिसका नाम क्या होता है, परावर्तनी भट्ठी होता है, उसमें कराया जाता है। परावर्तनी जो भट्ठी होता है वो इस्पात का बना क्या होता है, एक भट्ठी होता है, जिसके अंदर या भीतरी सतह पर अग्निशय ईंट क्या होता है, पाया जाता है। ये जो हमारा भट्ठी होता है लगभग ये 100 फीट क्या होता है आपका लंबा होता है, और लगभग 18 से 28 फीट क्या होता है, चौड़ा होता है। इस भट्ठी के ऊपरी सतह पर क्या होता है आपका चार्जर होता है। चार्जर का मतलब जहाँ से क्या किया जाता है, अयस्कों को क्या किया जाता है, जहाँ से आपका क्या किया जाता है, आपका प्रवेश कराया जाता है। साथ ही साथ भट्ठी के सबसे ऊपरी जो सतह होता है, उस सतह पर व्यर्थ गैस निकलने के लिए भी क्या होता है आपका द्वार क्या होता है, पाया जाता है। ये जो भट्ठी होता है, इस भट्ठी को टोटल क्या होता है हमारा 3 भागों में क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है। जिसमें आपका क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसका ताप 200 डिग्री होता है। बीच वाला जो भाग होता है लगभग वो आपका 600 से 1000 के बीच होता है, और सबसे जो निचले वाला होता है वो 1500 डिग्री से क्या होता है, अधिक होता है ना। अब क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया को आगे करने के लिए भर्जित जो अयस्क होता है, उस भर्जित अयस्क में क्या क्या मिला दिया जाता है, रेत मिला दिया जाता है, कोयला मिला दिया जाता है, कोक मिला दिया जाता है। और उन सबको मिलाने के पश्चात हम क्या करते हैं, भट्ठी की ऊपरी सतह से क्या करते हैं, आपका जो मिक्सचर है अयस्कों का, जिसमें आपका कोक और रेत होता है, उसको क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं। जैसे ही प्रवेश कराते हैं वो आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। क्रिया करने के पश्चात यहाँ पर क्यूप्रस सल्फाइड और आपका क्या होता है, आयरन ऑक्साइड होता है। क्योंकि अयस्क में क्या क्या पाया जाता है आपका, कॉपर के ऑक्साइड और आयरन के सल्फाइड पहले से मौजूद रहता है। जब भट्ठी के अंदर प्रवेश कराते हैं तो गर्म से क्या करते हैं, आपका पहले कॉपर ऑक्साइड और आयरन सल्फाइड क्रिया करता है, क्रिया करके कॉपर सल्फाइड और आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये जो आयरन ऑक्साइड होता है वह उसमें उपस्थित जो क्या होता है, जो रेत होता है, उस रेत के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, धातु मल बनाता है। जो धातु मल बनता है उस धातु मल को यहाँ से क्या कर लिया जाता है, आपका अलग से पृथक कर लिया जाता है। पृथक करने के पश्चात उसमें जो पदार्थ बचा रहता है, जिसमें क्या क्या उपस्थित रहता है आपका, कॉपर सल्फाइड का और आयरन सल्फाइड बचा रहता है, वो क्या होता है, मैट होता है, जिसको अलग से क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है और आगे प्रोसेस के लिए क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। तो इतना आपको क्या करना है, लिखना है, छापना है और समीकरण लिखना है। यही क्या होता है आपका प्रगलन की प्रक्रिया को क्या करता है, शो करता है। और अलग से क्वेश्चन यही क्या कर दिया जाता है, आपका पूछ दिया जाता है। तो चित्र बनाना जरूरी है, लिखना जरूरी है, समीकरण को बताना भी जरूरी है। चलिए हम आगे की ओर आप क्या करते हैं, चलते हैं। आगे का जो चौथा नंबर का जो हमारा प्रोसेस है वो है बेसमरीकरण। क्या हमारा बेसमरीकरण, ये जो अभी इससे प्रगलन से प्राप्त जो क्या होता है हमारा जो मैट होता है, उसका आगे जो प्रक्रिया है वो या बेसमरीकरण होता है, वो एक हमारा यंत्र का नाम होता है, जिसका नाम है बेसेमर परिवर्तक। ये जो हमारा जो यंत्र दिख रहा है ये क्या कहलाता है, हमारा बेसेमर परिवर्तक कहलाता है। बेसेमर क्या होता है, परिवर्तक होता है भाई। ये क्या होता है, हमारा बेसेमर परिवर्तक होता है। तो अभी जो हम क्या किए हैं, जो प्रगलित जो हमारा क्या होता है, जो अयस्क होता है या जो प्रगलन से प्राप्त जो मैट होता है, उसका आगे हम जो क्या करते हैं प्रोसेस है, वो एक बोल सकते हैं
उसका आगे प्रोसेस जो है बेसमरीकरण या एक बेसेमर परिवर्तक के द्वारा आगे का जो प्रोसेस है वो कराते हैं। बेसेमर परिवर्तक एक कैसा होता है, नाशपाती आकार का क्या होता है आपका, इस प्रकार का एक क्या होता है आपका एक यंत्र होता है। और ये जो बेसेमर परिवर्तक होता है वो नाशपाती आकार का होता है। वो एक इस प्रकार से पाइप के द्वारा क्या होता है आपका एक 2 खंभों से लटका रहता है और उसको चारों तरफ से क्या किया जा सकता है आपका, उसको जो है उल्टाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। तो इस बेसेमर परिवर्तक में जो भी मैट होता है उस मैट को क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। और मैट को लेने के पश्चात, चूँकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, मैट को लेने के पश्चात उस बेसेमर परिवर्तक में क्या होता है हमारा एक गर्म हवा क्या किया जाता है, एक तरफ से क्या किया जाता है उस पर जो है प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही इस बेसेमर परिवर्तक के अंतर्गत जिसमें मैट रखा होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं गर्म हवा क्या करते हैं प्रवाहित करते हैं, वहाँ से आपका क्या होता है कापर बनता है। कापर जो बनता है वो कापर क्या होता है आपका बहुत ही क्या होता है हमारा कापर बनता है। कापर बनने के पश्चात जो कापर होता है उस कापर को हम क्या करते हैं आपका इस प्रकार से बेसेमर जो परिवर्तक होता है उस बेसेमर परिवर्तक को उल्टा करके क्या करते हैं उसको एक हमारा जो चीनी मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें उड़ेल देते हैं। उड़ेलने से क्या होता है हमारा जो कापर होता है गर्म होता है, इसलिए उसमें से अभी भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करते रहता है, निकलते रहता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करता है आपका निकलते रहता है। इस कारण से सल्फर डाइऑक्साइड जो क्या होता है आपका जो कापर होता है उसके सतह पर कुछ क्या कर देते हैं आपका जो है निकलने से उसमें फफोले पड़ जाते हैं या कुछ आपका इस प्रकार से निकलता है तो फफोला पड़ता है कापर की सतह पर। और इस तरीक़ा से जो कापर या तांबा प्राप्त होता है आपका फफोलेदार क्या कहलाता है आपका तांबा कहलाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं लिखते हैं। तो प्रगलन से प्राप्त जो मैट होता है उसका आगे जो शोधन होता है वो एक जो परिवर्तक जिसे हम बेसेमर परिवर्तक कहते हैं उसके द्वारा किया जाता है। तो लिख सकते हैं प्रगलन से प्राप्त मैट जिसका फार्मूला Cu2S प्लस क्या होता है हमारा FeS का आगे का प्रोसेस, आगे की प्रक्रिया। तो प्रगलन से प्राप्त मैट का आगे प्रक्रिया बेसेमर परिवर्तक के द्वारा करते हैं। तो प्रगलन से प्राप्त जो मैट होता है उसका आगे प्रक्रिया बेसेमर परिवर्तक के द्वारा करते हैं और कापर प्राप्त करते हैं। बेसेमर परिवर्तक एक नाशपाती आकार का होता है जिसके भीतर मैग्नीशिया का अस्तर लगा होता है। मैग्नीशिया का अस्तर लगा होता है। मैग्नीशिया का क्या लगा होता है, अस्तर लगा होता है जो क्या होता है आपका लटकता रहता है, जो एक छड़ के सहारे लटका रहता है के सहारे लटका रहता है के सहारे क्या रहता है अभी हमारा लटका रहता है। इस बेसेमर परिवर्तक को चारों ओर घुमाया जा सकता है इस प्रकार से, है ना। बेसेमर परिवर्तक को चारों ओर घुमाया जा सकता है, घुमाया जा
सकता है, घुमाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है भाई? चारों ओर घुमाया जा सकता है। अब घुमाया जा सकता है, अब घुमाया जा सकता है। इस बेशेमर परिवर्तक में, इस बेशेमर परिवर्तक में मैट को लेकर एक नली के माध्यम से, या पाइप बोल सकते हैं, पाइप के माध्यम से तो क्या लिखे? इस बेशेमर परिवर्तक में मैट को लेकर एक नली के माध्यम से, है ना, गर्म वायु प्रवाहित करते हैं, गर्म वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे मैट उस वायु से क्रिया करके, जिससे मैट वायु से क्रिया करके मैट जो है वायु से क्रिया करके धातुमल और कापर में परिवर्तित हो जाता है, धातुमल को पृथक, है ना, करके अलग कर देते हैं, अब बेशेमर परिवर्तक में कापर ही बच जाता है। अब बेशेमर परिवर्तक में बचा कापर को एक चीनी मिट्टी के पात्र में उड़ेल देते हैं। चूँकि अभी कापर गर्म होता है तो उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहती है। सल्फर डाइऑक्साइड के निकलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस के निकलने से कापर के ऊपरी सतह पर कापर के ऊपरी सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। तो इस तरीक़ा से प्राप्त कापर, है ना, तो क्या लिखे हम लोग? गैस के निकलने से कापर के ऊपरी सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। इस तरह प्राप्त कापर जो ठंडा होने पर गैस के निकलने से क्या होते हैं हमारे, या ये बोल सकते हैं बाहर निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने से क्या होता है? कापर के ऊपरी सतह पर फफोले पड़ जाते हैं। इस तरह से प्राप्त कापर को फफोलेदार तांबा कहते हैं, या कापर कहते हैं। फफोलेदार कापर कहते हैं। तो
इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो आप बता सकते हैं बेसमरीकरण क्या होता है। तो जो भी हमारा प्रगलन से जो मैट क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है, उस मैट को हम क्या करते हैं, आगे जो धातु का जो आगे प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम क्या करते हैं, एक बेसेमर क्या होता है जो परिवर्तक होता है उसके द्वारा करते हैं। बेसेमर परिवर्तक एक नाशपाती आकार का क्या होता है, हमारा उपकरण होता है, जो कि आपका क्या होता है, इस प्रकार से एक रॉड से क्या होता है, लटका होता है और इसको चारों तरफ क्या किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। हम क्या करते हैं, जो मैट मिला है उस मैट को हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बेसेमर परिवर्तक होता है, जिसके निचली सतह पर मैग्नीशिया का क्या लगा होता है, अस्तर लगा होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मैट को ले लेते हैं। मैट को लेने के पश्चात इसमें एक नली के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग गर्म वायु क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। गर्म वायु प्रवाहित करने से मैट जो होता है, जिसमें आपका कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड पाया जाता है, प्रक्रिया करता है। प्रक्रिया करने से धातुमल और क्या बनता है, हमारा कॉपर बनता है। धातुमल जो होता है वो ऊपरी सतह पर होता है, जिसको क्या कर लिया जाता है, आपका पृथक कर लिया जाता है। अब हम क्या करते हैं, धातुमल जैसे पृथक होता है, इस बेसेमर परिवर्तक के अंदर क्या बचता है, केवल कॉपर बचता है। उस कॉपर को हम क्या करते हैं, एक चीनी मिट्टी का प्याली होता है, उसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से उल्टा के उड़ेल देते हैं। चूँकि अभी कॉपर क्या होता है, गर्म होता है, जैसे जैसे क्या होते जाता है, ठंडा होते जाता है ना, गर्म रहता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करते रहता है, निकलते रहता है। जैसे जैसे क्या होते जाता है, ठंडा होते जाता है, वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड का निकलना जो है धीरे धीरे कम होते जाता है। लेकिन जब सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है तो निकलने की वजह से जो कॉपर होता है, उस कॉपर की ऊपरी सतह पर फफोले पड़ जाते हैं और इस तरीक़ा से जो तांबा हमको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, फफोलेदार तांबा कहलाता है। तो इस तरीक़ा से फफोलेदार तांबा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है और इसे फफोलेदार तांबा कहते हैं। तो कभी कभी फफोलेदार तांबा आप किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको कर देता है। तो हम कहाँ से करते हैं, बेसेमर परिवर्तक से, और ये प्रक्रिया बेसमीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर कौन कौन सा प्रोसेस देखने को मिलता है, उस समीकरण को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैट क्या होता है भाई, तो मैट होता है Cu2S, है ना, और साथ में क्या होता है आपका जो Fe और क्या होता है आपका S होता है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, ये जो FeS होता है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दोनों आपका क्रिया करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्रिया कैसे होता है भाई, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। सबसे पहले FeS होता है, ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करने के पश्चात क्या बनाता है हमारा, A बनाता है FeO और साथ में क्या बनाता है आपका SO2 बनाता है। अब यहाँ पर बैलेंस करने के लिए देखें तो पहले टिप का आपको क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 3 लगा देते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं और यहाँ पर कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ये फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, आपका फेरस ऑक्साइड बना लेता है। अब ये जो फेरस ऑक्साइड होता है, ये फेरस ऑक्साइड क्या होता है भाई, आपका बहुत क्रियाशील होता है। इसलिए क्या करता है, ये जो फेरस ऑक्साइड होता है वो वहाँ पर उपस्थित जो क्या होता है आपका जो रेत होता है, उसके साथ ये क्या करता है, आपका क्रिया कर लेता है। और क्रिया करने के पश्चात ये Fe आपका SO हमारा क्या होता है, जो 3 होता है, SiO से 3 में क्या हो जाता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, Fe, ये क्या हो जाता है आपका Fe हो गया, SiO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धातु, है ना, मल कहते हैं, में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें भी मैग्नीशिया सिलिका का स्तर लगा होता है, उसके साथ ये धातु मल बना लेता है। अब ये जो धातु मल होता है उसको पृथक कर लिया जाता है। उसके बाद इसमें कौन सा प्रोसेस होता है भाई, तो यहाँ पर हम देखें तो आगे आपका क्या रहता है, फिर हम समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर क्या रहता है, Cu2 और क्या रहता है हमारा S रहता है भाई। ये क्या होता है हमारा, Cu2S होता है। ये जो होता है ये ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करने के पश्चात ये Cu2O और साथ में क्या होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का क्या करता है, आपका निर्माण करता है। बैलेंस करने के लिए हम पहले से क्या कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 हो गया। तो यहाँ पर हम कितना कर देते हैं, 2, और यहाँ पर कितना कर देते हैं हम लोग, 2। तो ये हो गया 2 और यहाँ पर भी कर देते हैं हम लोग 2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, 2Cu2S 3O2 = 2Cu2O
और 2SO2 बनाता है। बट यहाँ पर जो कॉपर सल्फाइड होता है वो पूरी तरीक़ा से क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात अभी भी क्या रहता है आपका, ये जो प्रक्रिया है उसमें कॉपर सल्फाइड की कुछ मात्रा क्या होता है, अभी भी बचा रहता है। तो ये हमारा जो क्या होता है Cu2O जो निकला है वो, और यहाँ पर अभी भी क्या रहता है Cu2S रहता है। ये आपस में क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करने से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका 2 ले लेते हैं इसको, कितना ले लेते हैं भाई, इसको 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया आपका 2 ले लिए। अब 2 लेने के पश्चात हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है आपका 2 दूने 4 2 6, तो कॉपर हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है SO2 बाहर हो जाता है। और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, कॉपर जो है प्राप्त हो जाता है। और ये जो कॉपर होता है, यही कॉपर आपका क्या कहलाता है, फफोलेदार, फफोलेदार क्या कहलाता है, तांबा या कॉपर के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये समीकरण भी क्या किया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है, हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो ये हो गया बेसमरी करण या बेसेमर परिवर्तक। तो आपको थ्योरी अपने मन से लिखना है भाई, जैसे मैं आपको अभी बताया हूँ, साथ में आपको समीकरण को भी क्या करना है, आपको लिखना है। लेकिन अभी भी ये जो हमारा कॉपर क्या हुआ है, हमारा प्राप्त हुआ है, ये कॉपर क्या होता है, पूरी तरीक़ा से शुद्ध नहीं होता है या नहीं पाया जाता है। क्रिया विधि हम लोग वहीं पर लिख दिए हैं भाई, टेंशन मत लो। और वो जो हमारा कॉपर मिला है, तांबा मिला है, शुद्ध नहीं होता है, इसलिए आगे उस फफोलेदार जो क्या होता है, हमारा जो तांबा होता है, उसका क्या किया जाता है, आपका शोधन किया जाता है। जैसे यहाँ पर हरी लकड़ी के द्वारा या हरी लकड़ी के जो क्या होता है, डंडी होता है, उस हरी लकड़ी के डंडी से कॉपर को क्या किया जाता है, चलाया जाता है, और अंततः वहाँ से आपको क्या कर लिया जाता है, आपका शुद्ध जो क्या होता है, आपका कॉपर प्राप्त कर लिया जाता है। उसके अलावा एक हमारा क्या होता है, विद्युत शोधन होता है, विद्युत अपघटन होता है। इस विद्युत अपघटन के द्वारा भी क्या किया जाता है, आपका जो भी कॉपर होता है, उस कॉपर को क्या किया जाता है, शोधन किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमको अभी जो कॉपर मिला है वो कॉपर क्या होता है, अशुद्ध होता है। उस अशुद्ध कॉपर को हम क्या करते हैं, एक हम पात्र लेते हैं, जिस पात्र में क्या रहता है, आपका कॉपर सल्फेट का क्या होता है, आपका सलूशन होता है। और ये कॉपर सल्फेट का जो क्या होता है, जो सलूशन होता है, उसमें उस अशुद्ध कॉपर जो अभी हम क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं, इस अशुद्ध कॉपर का क्या लगा देते हैं हम लोग, एक ठो एनोड बना के लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एनोड। और हम पहले से जो हमारे पास जो शुद्ध कॉपर होता है, उस शुद्ध कॉपर का क्या कर देते हैं हम लोग, कैथोड बना देते हैं। क्या कर देते हैं, कैथोड बना देते हैं। तो अभी हम जस्ट जो बेसमरीकरण प्रक्रिया के द्वारा जो क्या प्राप्त किए हैं, अशुद्ध कॉपर प्राप्त किए हैं, उस अशुद्ध कॉपर का हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एनोड बनाते हैं, और इस एनोड को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करते हैं, डुबा देते हैं। और हमारे पास जो शुद्ध कॉपर होता है, उस शुद्ध कॉपर का क्या बनाते हैं हम लोग, कैथोड बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा शुद्ध कॉपर है, शुद्ध कॉपर है। और ये हमारा क्या है, अशुद्ध कॉपर है, अशुद्ध क्या है, कॉपर है। तो अशुद्ध कॉपर जिसका शोधन करना है, उसका हम क्या बनाएं, एनोड बनाएं। जो शुद्ध कॉपर था पहले से, उसका कैथोड बनाते हैं, और फिर इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो अशुद्ध जो कॉपर होता है, वहाँ से आपका जो कॉपर होता है, ये कॉपर क्या होता है, आपका यहाँ से निकलता है, और निकल करके फिर शुद्ध कॉपर में क्या होते जाता है, आपका एकत्र होते जाता है। और इस तरीक़ा से हमको क्या हो जाता है, शुद्ध कॉपर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से विद्युत शोधन को भी आपको क्या कर सकता है, या विद्युत शोधन दिया है, ये विद्युत अपघटन दिया है, इसके द्वारा भी क्या किया जा सकता है, आपका ये जो है कॉपर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हो गया आपका कॉपर का शोधन। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो आपको क्या करना है, पढ़ना है, याद करना है। और ये दिया है आपका कौन सा भाई, हमारा ये दिया है कॉपर के साथ कुछ प्रमुख मिश्र धातु दिया है। मतलब कॉपर किसके किसके साथ मिल करके मिश्र धातु बनाता है, वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपने देखें, पीतल क्या होता है, पीतल आप नहीं जानते होंगे। मान लो क्वेश्चन आ गया कि पीतल में कौन कौन सा धातु मिला होता है, तो पीतल में जो है कॉपर जिसका 60 से 80% रहता है, और जिंक जो 40 से 20% होता है भाई, ये क्या कहलाता है, पीतल कहलाता है। पीतल हम लोग घर में क्या करते हैं भाई, बर्तन के रूप में उपयोग करते हैं। तो किसका किसका मिश्र धातु होता है, वो जिंक और किसका, कॉपर का, जिसमें आपका कॉपर का 60% और जिंक का 40% मिलकर
पीतल का निर्माण करता है और इसका उपयोग बर्तन के रूप में करते हैं, तार बनाने में इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दूसरा होता है कांसा, कांस का लोटा, कांस का थाली बोलते हैं, है ना। तो कांसा किसका किसका होता है भाई, तो कांसा होता है कापर का 88% और टीन जो होता है ना, ऐसे इनको बोलते हैं टीन, स्टेनस भी कहते हैं। इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांसा। और कांसा का उपयोग मशीन हो गया, कारतूस हो गया, ये सब में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार आपका जर्मन सिल्वर है, कापर का, जिंक का और निकिल का मिश्रण होता है। गन मेटल है, गन मेटल में आपका कापर, जिंक और टीन का मिश्रण होता है। फास्फोरस ब्रांच है, कापर, जिंक, फास्फोरस का मिश्रण होता है। मुद्रा मिश्र धातु मतलब ये हमारा कापर और टीन का होता है। और मोटल मेटल, ये सब क्या किया गया है यहाँ पर आपके बुक में दिया गया है, तो आपको उसको पढ़ना है भाई, है ना। खास करके आपका कांसा, पीतल, उसके अलावा जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ये सबको आपको देखना है ना, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। तो फिलहाल आज का जो क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और आने वाला जो क्लास है उसमें लगभग एक लेसन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आगे वाले क्लास में हम लोग कुछ पॉइंट और पढ़ेंगे, फिर इस लेसन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे भाई।